Welcome to my channel, Smart Learning by Dr. Kapila Sharma. In the last lecture, we discussed educational research. What is educational research? What are the characteristics of a good educational research? We also discussed the steps of educational research, the first step being identification of the problem. In this lecture, we'll be discussing the next two steps of educational research, which are review of literature and research approach and methods used in the process of research. So, let's proceed. Review of literature. रिसर्च का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप रिव्यू ऑफ लिटरेचर कहलाता है. अगर हम इसे डिफाइन करें, it can be defined as a systematic summary of scholarly works related to the problem. जितना भी पुराना काम हमारे टॉपिक से रिलेटेड किया गया है, वो हमारे पास पुरानी रिसर्चेस के फॉर्म में हो सकता है, पुरानी पब्लिश्ड बुक्स के फॉर्म में हो सकता है, पब्लिश्ड पेपर्स के फॉर्म में हो सकता है, और भी सोर्सेस होते हैं, इंटरनेट पे हमें अवेलेबल हो सकते हैं कई रीडिंग मटेरियल. इन सब जगहों से, सारे सोर्सेस से जब रिसर्चर रीड करके नॉलेज को गैदर करता है, तब रिसर्चर अपने टॉपिक के बारे में इन डेप्थ नॉलेज तो ले ही रहा होता है, साथ में रिसर्चर को ये भी समझ में आता है कि आने वाले समय में जब वो अपनी रिसर्च पे काम करेगा, तो किन टॉपिक्स पर काम पूरी तरह से हो चुका है. कई टॉपिक्स होते हैं जो पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा काम हो चुका होता है, काम करने की गुंजाइश बहुत कम या ना के बराबर होती है, एंड कई डायमेंशंस उसी टॉपिक के अनटच्ड रहते हैं जिनमें अभी काम करने की बहुत गुंजाइश है, या उनमें कई ऐसी चीज़ें छूट गई हैं जिन पर हम काम कर सकते हैं. तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर हमें मदद करता है उन बिंदुओं को पहचानने में जहां हम अपने काम में टाइम और एनर्जी देंगे, जिससे हम सोसाइटी के लिए, अपनी स्टूडेंट्स के लिए कुछ नया लेकर आएंगे. राइट. सो रिव्यू ऑफ लिटरेचर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये भी है कि ये अननेसेसरीली रिपीटिशन ऑफ वर्क को भी रोकता है. नेक्स्ट, it helps build logical framework for research by connecting the study to various relevant theories and concepts. मैंने आपको बताया, जब रिसर्चर रीड कर रहा होता है अलग अलग सोर्सेस से, अपने टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा होता है, उस समय रिसर्चर के दिमाग में एक लॉजिकल फ्रेमवर्क तैयार होता है कि वो स्टडी को किस तरह से आगे करने वाला है, किन टॉपिक्स को, किन पॉइंट्स को उसे अपनी स्टडी में लेना है, किन कॉन्सेप्ट्स और थ्योरीज पे फोकस करना है, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हमें छोड़ देना है. राइट. जिससे हमारी जो स्टडी है वो इफेक्टिव हो. इस तरह की इन डेप्थ रीडिंग से रिसर्चर अपने रिसर्च क्वेश्चंस और रिसर्च हाइपोथेसिस तैयार करता है. It is suggested that the reviews are organized chronologically, ranging from the latest researches to previous ones, preferring last 5 to 10 years of work. जो भी resources से हम रीड कर रहे होते हैं, जिन्हें हम अपनी रिसर्च में शामिल करेंगे, हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब हम उन्हें अपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर सेक्शन में लिखें, तो हम उन्हें क्रोनोलॉजिकली प्लेस करें. लेटेस्ट काम सबसे ऊपर मेंशन किए जाते हैं, उसके बाद पहले के काम हम मेंशन करते हैं क्रोनोलॉजिकली. कोशिश करनी चाहिए कि पिछले 5 से 10 सालों में किए हुए काम को बेस मानकर हम आगे का काम करें. ऑफ कोर्स, अगर पुराने कामों में हमें कुछ बहुत अच्छा मटेरियल मिलता है,
कुछ नॉलेज मिलती है जो हमारे काम को बहुत ऐड करती है हमारी रिसर्च में, we can always take that in our research work. This helps in understanding the evolution of the topic and the gap which can be worked upon. The researcher should compare and contrast different authors' viewpoints and approaches to the topic. एक रिसर्चर जब पुरानी रिसर्चेस रीड कर रहा होता है, अपने टॉपिक से रिलेटेड बुक्स रीड कर रहा होता है, तब वो बहुत सारे ऑथर्स के व्यू पॉइंट्स को रीड कर रहा होता है, उस उस टॉपिक के ऊपर उनकी अप्रोचेस को स्टडी कर रहा होता है। एक रिसर्चर अपनी एनालिसिस की पावर को यूज करते हुए अलग अलग ऑथर्स के व्यू पॉइंट्स और अप्रोचेस को स्टडी करते वक्त हमेशा उन्हें कंपेयर करें। कंपेयर एंड कंट्रास्ट करने से उसको यह समझ में आता है कि उसे किस डायरेक्शन में मूव होना है। तब हमारी रिसर्च के लिए जो वैलिड पॉइंट्स हैं, जो वैलिड आर्ग्यूमेंट्स हैं, हमें वो मिलने शुरू होते हैं रिसर्च ऑफ लिटरेचर के थ्रू। The findings must be analytically coherent to your investigation. The subject matter should revolve around the theme of the topic, keeping in mind the key concepts and keywords. जो भी सब्जेक्ट मैटर हम नोट कर रहे होते हैं हमारे टॉपिक से रिलेटेड, और जब हम अपने टॉपिक के ऊपर राइटिंग शुरू करते हैं, तब हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम सब्जेक्ट मैटर को अपने टॉपिक से रिलेटेड ही रखें। हमारे कीवर्ड्स जो हमारी रिसर्च में हमने चूज किए हैं, जिन कॉन्सेप्ट्स पे हमने डिसाइड किया है कि हम वर्क करेंगे, हमें उस टॉपिक और उन कॉन्सेप्ट्स के अराउंड मूव करना चाहिए। हमारी नॉलेज जो होती है वो इनसे रिलेटेड ही होनी चाहिए। अननेसेसरी एग्जैजरेशन ऑफ written work should be avoided. The matter should be precise and to the point, related to the topic. It is suggested that for the purpose of literature review, peer-reviewed papers for academic databases like Google Scholar, Web of Science, Scopus, etc. are used. जब भी हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं, हम इंटरनेट पे जाते हैं जहां हमारे पास बहुत सारे सोर्सेस होते हैं, बहुत सारी रीडिंग मटेरियल अवेलेबल है हमारे पास इंटरनेट पे। बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट रिसर्च वर्क, यू हैव टू मेक श्योर कि जो भी रिसर्च वर्क में आप मैटर लोगे वो ऑथेंटिक होना चाहिए। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम पेयर रिव्यूड पेपर्स जो प्रॉपर एकेडमिक डेटाबेसेस जैसे गूगल स्कॉलर हो गया, वेब ऑफ साइंस हो गया, स्कूपस हो गया, ये वो डेटाबेसेस हैं जिन्होंने अपना लेवल मेंटेन करके रखा है, जहाँ पे हमें क्वालिटी वर्क, क्वालिटी रिसर्चेस मिलेंगी। तो हमें जब भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो हमारे टॉपिक से रिलेटेड, वी शुड ट्राई टू यूज ऑथेंटिक एकेडमिक डेटाबेसेस। कुछ नाम मैंने मेंशन किए हुए हैं, इनके थ्रू जो भी आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, इट इज एक्सपेक्टेड कि ये इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक रहती है, विथ प्रूफ रहती है। सो ऑलवेज यूज ऑथेंटिक एकेडमिक डेटाबेसेस फॉर रिव्यू ऑफ लिटरेचर। अब हम लिटरेचर रिव्यू को लिखते कैसे हैं इस चीज पर बात करेंगे। The literature review is broadly classified into introduction, body and conclusion. जब भी हम लिटरेचर रिव्यू लिखते हैं, ये बेसिक रूल है इंग्लिश का कि किसी भी टेक्स्ट को लिखने का तरीका ये होता है कि हम उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट होता है इंट्रोडक्शन पार्ट, सेकेंड पार्ट होता है बॉडी और थर्ड पार्ट होता है कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन डिफाइंस द टॉपिक, its significance and scope. इंट्रोडक्शन में हम अपने टॉपिक को डिफाइन करते हैं, हमने उस टॉपिक को क्यों चूज किया है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, और इस टॉपिक के थ्रू हम किस पर्टिकुलर एरिया को स्टडी करेंगे। ये सारी चीजें, ये सारी डिटेल्स हम इंट्रोडक्शन में बताते हैं।
Body includes the thematic and chronological discussions and synthesizes the studies with the topic. Body पार्ट में हम अपनी स्टडी को, जो दूसरा रिसर्चर की स्टडी हम रीड कर रहे हैं, उन दोनों को सिंथेसाइज करते हैं। हम ये बताते हैं कि किस तरह से उस ऑथर की हुई स्टडी हमारी टॉपिक से रिलेट करती है। उसके डिस्कशंस को क्रोनोलॉजिकली शॉर्ट में डिस्कस करते हैं, उसकी थीम्स को डिस्कस करते हैं और उन थीम्स और डिस्कशंस को हम अपने टॉपिक के साथ सिंथेसाइज करते हैं। थर्ड पार्ट आता है कंक्लूजन। Conclusion highlights and summarizes the overall findings and identifies the research gap. Conclusion part में हम हाईलाइट करते हैं और समराइज करते हैं कि हमने उस रिसर्चर की किन फाइंडिंग्स को इम्पोर्टेंट समझा, जो हमारी रिसर्च में हमारे काम आएंगी, और कहाँ पर हमें समझ में आया कि इन टॉपिक्स पर हमारे लिए काम करना एक अपॉर्चुनिटी रहेगा। ये एक रिसर्च गैप को आइडेंटिफाई करने की बात होती है, राइट? नाउ, to avoid plagiarism, the researcher should properly acknowledge the previous researches and mention the various sources in his work. कभी भी जब आप अपनी रिसर्च वर्क में किसी भी ऑथर की लिखी हुई चीज़ों को यूज करें, तो इट बिकम्स योर ड्यूटी कि आप ये मेंशन करें कि आपने वो पार्ट किस रिसर्चर की किस रिसर्च से लिया है। उस सोर्स को मेंशन करना चाहिए। इस तरह से हम प्लेजरिज्म को अवॉइड कर देते हैं। जब भी हम किसी रिसर्चर की रिसर्च का कोई पार्ट अपनी रिसर्च में यूज करते हैं और हम ये मेंशन नहीं करते हैं कि हमने ये चीज किस रिसर्चर के वर्क से ली है, और हम उसको बिना एक्नॉलेज किए अगर अपनी रिसर्च में यूज कर लेते हैं, तो वो प्लेजरिज्म कहलाता है। प्लेजरिज्म को अवॉइड करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि हम अपने जो भी रिसर्चर से हम उसकी नॉलेज बोरो कर रहे हैं, हम उसका क्रेडिट उसको दें, अपनी रिसर्च में मेंशन करें कि उस रिसर्चर ने किस पब्लिश्ड बुक में ये नॉलेज दी है जहां से आपने अपनी रिसर्च वर्क में उसे यूज किया है। The review of previous researches should clearly mention the writer's name, year of publication, their topic, method used in research, sample size and findings. जब भी हम रिसर्चर की रिसर्च अपनी रिव्यू में कोट करते हैं, तो उसको कोट करने का एक तरीका होता है। हमें रिसर्चर का नाम, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, उसकी रिसर्च कब पब्लिश हुई थी, वो साल, ठीक है, टॉपिक, जिस तरह का टॉपिक उसने अपना फ्रेम किया था वो टॉपिक मेंशन किया करना होता है। नेक्स्ट, किस मेथड को यूज करके रिसर्च की गई है, उसने सैंपल का साइज कितना लिया था और उसकी फाइंडिंग्स क्या निकली, ये सारी डिटेल्स हमें हमारे रिसर्च वर्क में रिव्यू ऑफ लिटरेचर में डिस्कस करनी मैंडेटरी होती है। Now we come to the third step, that is select a research approach and method. थर्ड स्टेप होता है रिसर्च अप्रोच और रिसर्च मेथड को सेलेक्ट करने का। These are most crucial as they are used to study the phenomena and shape the entire investigation. ये पूरी रिसर्च को स्टडी करने का तरीका और हम किस तरह से अपनी रिसर्च को आगे जाके इन्वेस्टिगेट करेंगे, रिसर्च अप्रोच और रिसर्च मेथड ये डिफाइन करते हैं। Research approach and method are always chosen depending upon the nature of the problem. मेरी रिसर्च प्रॉब्लम किस तरह की है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि मैं अपनी रिसर्च अप्रोच और रिसर्च मेथड को चूज करूं, राइट? A research approach is the strategy, philosophy, which defines the overall logic of inquiry, whereas a research method
focuses on specific techniques and tools for data collection and analysis. Example surveys, interviews or observations, etc. एक रिसर्च अप्रोच एक वाइड टर्म है जो मुझे ये आइडिया देती है कि ओवरऑल मेरी रिसर्च किस तरह की रहेगी, न्यूमेरिकल बेस्ड रहेगी या थ्योरी पे ज़्यादा वर्क करेगी। अगर मेरी रिसर्च पूरी तरह से न्यूमेरिकल बेस्ड है जिसमें मैं दो तरह के वेरिएबल्स को लेके जिन्हें मैं काफ़ी प्रिसाइसली मेजर कर सकती हूँ उन्हें कंपेयर एंड कंट्रास्ट करूँगी, तब हम इस तरह की रिसर्च को क्वांटिटेटिव रिसर्च बोलेंगे। अगर मेरी रिसर्च को थ्योरी बेस्ड ज़्यादा है तब हमारे जो वेरिएबल्स रहेंगे उनको मेजर करना बहुत प्रिसाइस नहीं हो पाएगा, क्योंकि थ्योरी को मेजर करना प्रिसाइसली विदाउट न्यूमेरिकल डेटा थोड़ा सा क्रिटिकल होता है। तब इस तरह की रिसर्चेस को हम क्वालिटेटिव रिसर्च में लेते हैं। तो रिसर्च अप्रोच ये बताती है कि मेरी रिसर्च क्वांटिटेटिव रहेगी, क्वालिटेटिव रहेगी, या एक थर्ड तरह की रिसर्च होती है जिसमें हम क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों को मिक्स करके स्टडी करते हैं, उसे हम मिक्स्ड अप्रोच बोलते हैं। If the investigation requires measuring and comparing variables, then quantitative approach is suggested. It answers the questions like what or how many. Quantitative research uses numerical data which can be measured numerically with a system of scoring to examine relationships between variables and to test hypotheses. Hence is favorable for objective, large-scale studies. Quantitative researches ऑब्जेक्टिव और लार्ज स्केल स्टडीज के लिए यूजफुल होते हैं। इनमें जो हमारा न्यूमेरिकल डेटा है इट कैन बी मेजर्ड विद अ सिस्टम ऑफ स्कोरिंग। इसमें जिन वेरिएबल्स के ऊपर हम वर्क कर रहे हैं उनके लिए डेटा कलेक्ट करके उसको न्यूमेरिकली उसके ऊपर वर्क करके हम वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप्स को प्रिसाइसली स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, इट कैन हेल्प इन टेस्टिंग द हाइपोथेसिस एंड हेंस लार्ज स्केल स्टडीज के लिए हम क्वांटिटेटिव रिसर्च को ज़्यादा बेनिफिशियल समझते हैं या मानते हैं। इफ द स्टडी requires interpreting meaning, exploring experiences, and subjective attributes of individuals or groups about a phenomena, then qualitative approach is suitable. It answers to questions like how and why. Such collected data cannot be measured with perfect numerical values. Qualitative research is contextual and exploratory in nature, thus suitable for in-depth study. क्वालिटेटिव रिसर्च जो होती है ये कॉन्टेक्चुअल होती है, ये एक्सप्लोरेटरी होती है नेचर में। इसमें हम ग्रुप्स या इंडिविजुअल्स में किसी तरह के कोई एट्रीब्यूट की स्टडी कर रहे होते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च सब्जेक्टिव होती है, ये किसी फिनोमिना को स्टडी करने के लिए यूज़ की जा सकती है, ये किसी मीनिंग को समझने के लिए यूज़ की जा सकती है, ये उस ग्रुप या उस ट्राइब के एक्सपीरियंसेस को एक्सप्लोर करने के लिए यूज़ की जा सकती है। आप देखेंगे इस तरह के सब्जेक्टिव चीज़ों को मेजर करना, प्रिसाइसली मेजर करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। मेजर होंगे, ये चीज़ें भी मेजर होंगी, पर ये इतनी प्रिसाइसली मेजर नहीं हो पाएंगी। तो इस तरह के एट्रीब्यूट्स जो थ्योरेटिकल हैं, जिनको मेजर करना बहुत प्रिसाइज नहीं हो पाता है, इस तरह की रिसर्चेस को हम क्वालिटेटिव रिसर्चेस में लेते हैं। If the investigation deals with subjective and objective data simultaneously, then mixed approach is used. जब किसी इन्वेस्टिगेशन या रिसर्च में हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है वो सब्जेक्टिव भी है और ऑब्जेक्टिव भी है, और हमें इन दोनों तरह के डेटा पे वर्क करके
हमें अपने रिजल्ट्स या फाइंडिंग्स देनी है, तब हम जो अप्रोच यूज करेंगे अपनी स्टडी के लिए उसे हम बोलते हैं मिक्स्ड अप्रोच। मिक्स्ड मेथड्स research combines both quantitative and qualitative approach for comprehensive understanding the problem. मिक्स्ड मेथड अप्रोच को कई राइटर्स ने, कई ऑथर्स ने कन्वर्जेंट पैरेलल डिजाइन भी कहा है। We can also call the mixed method research as convergent parallel design. कई रिसर्चर्स ने मिक्स्ड मेथड अप्रोच को ये नाम भी दिया है। क्रेसवेल एंड पैब्लो क्लार्क ने 2011 में मिक्स्ड मेथड अप्रोच के ऊपर जो डेफिनेशन दी है वो स्टेट करती है, अ कन्वर्जेंट पैरेलल डिजाइन entails that the researcher concurrently conducts the quantitative and qualitative elements in the same phase of the research process, weighs the methods equally, analyzes the two components independently, and interprets the results together. Thus, a research approach informs about the study design. Research approach ये बताती है कि मेरी स्टडी की डिज़ाइन क्या होगी, मेरी रिसर्च की डिज़ाइन क्या होगी। Selecting a research approach is followed by the next step, which is called selecting a suitable research method for the study. एक बार जब मैं अपनी रिसर्च अप्रोच फाइनल कर लेती हूँ, तब फिर मैं नेक्स्ट स्टेप पे आती हूँ जहाँ मैं रिसर्च मेथड को फाइनल करती हूँ अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग। What is a research method is the next question. Research methods are the specific procedures or techniques and the specific tools used to gather and analyze data. याद रखिए, रिसर्च मेथड्स स्पेसिफिक तरीके होते हैं, टेक्निक्स होती हैं जिनमें हम स्पेसिफिक टूल्स को यूज करते हैं डेटा को गैदर करने के लिए और उसको एनालाइज करने के लिए। क्वांटिटेटिव टेक्निक के लिए जो मेथड्स होती हैं वो होती हैं सर्वेस विथ क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस, एक्सपेरिमेंट्स विथ मैनिपुलेटेड वेरिएबल्स एंड लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज। क्वालिटेटिव टेक्निक्स के लिए हम केस स्टडीज का यूज करते हैं, शेड्यूल्स का यूज करते हैं, एथनोग्राफीज का यूज करते हैं, इंटरव्यूज में ओपन एंडेड क्वेश्चंस को यूज करते हैं या पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन को ऑब्जर्व करते हैं। सो these are the techniques for the qualitative research. The selection of a research method depends on the research goals and questions. जो भी रिसर्च अप्रोच और रिसर्च मेथड मैं यूज करूंगी वो पूरी तरह से इस चीज पर डिपेंड करता है कि मेरी रिसर्च के गोल्स क्या हैं, मेरे रिसर्च के क्वेश्चंस क्या हैं जिन पे मैं वर्क कर रही हूँ। ये फाइनल करेगा कि मेरी रिसर्च अप्रोच और रिसर्च मेथड किस तरह की होगी। आने वाली In the next video, we'll talk about the next two steps. हम अगले दो steps के बारे में बात करेंगे next video में, which are collection of data and interpretation of data. Collection of data और interpretation of data पे हम अगले video में बात करेंगे. Thank you for joining me. Thank you.